Hello everyone, my name is Nigesh and now we will be discussing the analytical reasoning and the quantitative techniques section from this paper. Okay, now देखो जब भी हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर, हमें मालूम है कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऑल्दो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस एट मोस्ट आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं एंड विद 100% एक्यूरेसी. द रीज़न बीइंग क्योंकि इन पैसेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ें हमें, बहुत बड़े पैसेजेस, बहुत बड़ा टेक्स्ट हमें रीड नहीं करना पड़ेगा. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस होते हैं. बड़े आराम से आपने अगर बेसिक प्रैक्टिस की है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम इस पेपर की बात करें, अभी आपने रिसेंटली क्लैट ओलंपियाड अटेम्प्ट करा है और इसको आपने एनालाइज भी करा होगा, तो यू मस्ट हैव फाउंड आउट कि पेपर के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है, जिसमें से एक एनालिटिकल पजल था जिसमें आपको सिंपल टेबल बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एंड द सेकेंड वन वॉज अ बेसिक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, चलिए एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपसे एक 3 क्वेश्चन का बेसिक सा पजल पूछा गया. अब देखो, एनालिटिकल पजल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बारे में जो ये बुलेटेड पॉइंट्स आपको कई बार दे रखे होते हैं या पैसेज में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसे ढंग से पढ़ लेना. मैं क्वेश्चन के अंदर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इस छोटे से पैसेज को, जो कि शायद आपके पेपर में मे बी 2 या 3 लाइन्स का है, उसको बार बार 3 या 4 बार रीड आउट करूँगा. दूसरी बात, जैसे ही आप पैसेज के अंदर किसी भी बुलेटेड पॉइंट को पढ़ते हो या आप पूरा पैसेज भी पढ़ रहे हो या किसी एक सेंटेंस को पढ़ रहे हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंक्लूड कि व्हाट इज गिवन इन द पैसेज. ऐसा नहीं कि मुझे टेबल वहीं से बना लेनी है, वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए. ठीक है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बहुत बार बात करते हैं कि मैपिंग करनी होती है. ठीक है, वो सेम काम हम एनालिटिकल रीजनिंग में भी करते हैं. कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे जैसे कि आपको बोला गया है 4 आइडेंटिकल डफल बैग्स बिलोंगिंग टू ब्रिजेश, रंजीत, विवेक एंड गिरीश वर मिक्स्ड अप इन द लॉकर्स ऑफ अ जिम्नाजियम. ओके, द डफल बैग्स कंटेन्ड अ पेयर ऑफ जीन्स, अ टी शर्ट, पेयर ऑफ स्नीकर्स एंड अ ट्रैक सूट. तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि भाई मुझे नेम्स लिखने हैं, नेम्स के साथ में मुझे उनके कंटेंट्स मेंशन करने हैं. फिर मुझे बोला जा रहा है द आइटम्स इन द डफल बैग्स वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वॉलेट इन कलर. ठीक है, तो एक कलर भी एक वेरिएबल आ गया है हमारे पास में. None of the boys owned an item whose color started with the same letter as that of the boys initial. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे रियलाइज हुआ कि यार इनके 4 नाम थे, विवेक, गिरीश, रंजीत और ब्रिजेश, और मुझे जो 4 कलर्स दे रखे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वॉलेट, तो मुझे मालूम है कि अगर ब्रिजेश की मैं बात करूंगा तो इसके पास में जो भी कंटेंट्स होंगे दोज कैन नॉट बी ऑफ ब्लू कलर. ठीक है, या फिर अगर मैं रंजीत की बात करूंगा तो इसके पास जो भी कंटेंट्स होंगे दोज कैन नॉट बी ऑफ रेड कलर. ओके, नेक्स्ट आगे ये बोल रहा है द 4 बॉयज मेड स्टेटमेंट्स दैट वर ईदर एंटायरली ट्रू और एंटायरली फॉल्स. अब देखो, जैसे ही ट्रू या फॉल्स इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हम सब लोग डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एड्रेस करते हैं. तो हमने एलेट के अंदर पहले देख रखा है, एक बार एक बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन आया था जहाँ पे ऑल्टरनेटर, ट्रुथ टेलर और लायर पे बात की गई थी. कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें देख करके सिर्फ एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा और इसको छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि जिसने जो भी बोला है या तो वो कंप्लीटली ट्रू है या वो कंप्लीटली फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है और वो स्टेटमेंट है कि ब्रिजेश नेवर टेल्स अ लाई. अब क्वेश्चन को मैं कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है भाई, अगर मैं इस लाइन को इग्नोर कर देता, एज आई सेड कि आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर आप इस लाइन को इग्नोर कर देते तो यू विल एंड अप रीडिंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स वन बाय वन, और फिर आप सोचोगे कि कहाँ से शुरू करना चाहिए. ठीक है, रादर देन अगर आप पैसेज ध्यान से पढ़ते हैं और आपको ये लाइन दिख रही है कि यहाँ पे लिखा है दैट ब्रिजेश नेवर टेल्स अ लाई, तो मुझे ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्रिजेश ने जो भी बोला है वो डेफिनेटली ट्रू है. ठीक है, अब ब्रिजेश का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इसने बोला रंजीत इज टोटली करेक्ट. यहां से क्या पता लग रहा है कि रंजीत ने भी जो भी बोला है वो भी सबका सब सच है. ठीक है, एंड इन कंटिन्यूएशन विद इट ही सेज दैट माय डफल बैग कंटेन्स द टी शर्ट. ओके, तो मुझे मालूम है कि ब्रिजेश के डफल बैग के अंदर मेरे पास में टी शर्ट है, तो मैंने यहाँ पे टी शर्ट मेंशन कर दिया. ओके, अब रंजीत का स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो वो बोलता है बोथ विवेक एंड गिरीश आर टोटली रॉन्ग. इसने क्या बोला, दूसरे जो 2 लोग हैं विवेक और गिरीश, ये दोनों कंप्लीटली गलत बोल रहे हैं. इन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ गलत है. ओके, अब सब गलत है तो ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है. हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कुछ
स्टेटमेंट गलत है तो वो पूरा का पूरा ही गलत होगा। यानी ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि एक स्टेटमेंट सर यहाँ द डफल बैग कंटेन्स अ पेयर ऑफ रेड जीन्स ये गलत है, आगे वाला ट्रू है। नहीं, ईदर इट विल बी एंटायरली ट्रू और इट विल बी एंटायरली फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इन द कंटिन्यूएशन ही सेज माय डफल बैग कंटेन्स द पेयर ऑफ स्नीकर्स। हमें पता है रंजीत बिल्कुल सच बोल रहा है, तो रंजीत के डफल बैग के अंदर हमारे पास में स्नीकर्स हैं। ओके, अब मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि मैं इनके कलर्स कैसे कंक्लूड करूं। ठीक है, तो देखिए विवेक और गिरीश के दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं, इन्होंने सब कुछ गलत बोला है। तो लेट्स स्टार्ट विद टी शर्ट। टी शर्ट के बारे में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो टी शर्ट के बारे में आप देख सकते हैं टी शर्ट अ वॉयलेट टी शर्ट, यानी टी शर्ट का कलर वॉयलेट नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे बोल रखा है अ ग्रीन टी शर्ट, तो टी शर्ट का कलर ग्रीन भी नहीं हो सकता, यानी टी शर्ट का कलर या तो रेड होगा या फिर ब्लू होगा। एंड हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि किसी भी बंदे के नाम के इनिशियल्स और कलर सेम नहीं है, यानी ब्रिजेश के पास जो टी शर्ट है वो ब्लू कलर की भी नहीं हो सकती। तो अगर ब्लू कलर की नहीं होगी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज वाइट। ठीक है, सिमिलरली मैं रंजीत के स्नीकर का कलर भी डिसाइड कर सकता हूं, बहुत इजीली कंक्लूड कर सकता हूं। देखो रंजीत आर से स्टार्ट होता है, द नेम ऑफ द बॉय इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर, तो इसके पास में रेड कलर के स्नीकर्स नहीं होंगे। अलॉन्ग विद इट स्नीकर ग्रीन भी नहीं हो सकते। विवेक ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अ पेयर ऑफ ग्रीन स्नीकर्स, ये भी गलत है, तो इट कैन नॉट बी ग्रीन। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि अ पेयर ऑफ ब्लू स्नीकर्स, तो ब्लू भी नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ रेड नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, तो हमारे पास में एक ही कलर बचा, कौन सा? वॉयलेट, राइट? ये आ गया वॉयलेट। सिंपल इजी क्वेश्चन था, दोनों चीजें आपने बड़े आसानी से कंक्लूड कर ली। अब देखिए आपके पास में दो चीजें बचती हैं, एक तो बचती है जीन्स और एक है ट्रैक सूट। ठीक है, ओके। अगर गिरीश की बात करूं तो मुझे मालूम है यहां पे ग्रीन भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो गिरीश के साथ में मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन बचा? वॉयलेट हो नहीं सकता, वाइट हो नहीं सकता, ग्रीन हो नहीं सकता, तो गिरीश के साथ में आएगा ब्लू। ओके, एंड विवेक के साथ में देयर इज ओनली वन कलर लेफ्ट, दैट इज ग्रीन। कलर्स हमने कंक्लूड कर दिए। अब अगर जीन्स और ट्रैक सूट की बात करने जाए तो हम गिरीश और विवेक के स्टेटमेंट्स को देख करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीन्स का कलर रेड नहीं है, ठीक है, और इसने बोला है वॉयलेट नहीं होगा, और जीन्स का कलर ग्रीन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर मैं जीन्स को यहां पे पुट अप करता हूं ग्रीन के साथ में, ठीक है, तो ट्रैक सूट का कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप देखिए एक जगह पे मेंशन्ड है एंड अ ब्लू ट्रैक सूट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब है कि जीन्स का कलर होगा ब्लू एंड विवेक के पास होगा ट्रैक सूट, राइट, विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो अब आप सोच के देखो कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कितनी देर में अटेम्प्ट कर सकते थे। आई फील कि दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अटेम्प्टेड, और रादर दिस पजल कुड हैव बीन अटेम्प्टेड विद इन 2 to 2.5 मिनट्स। यानी कि इसके साथ में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर आंसर कर सकते थे जस्ट बाय लुकिंग एट द टेबल, और टेबल हमने बहुत इजीली पहले ही बना ली थी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विवेक्स डफल बैग कंटेन्स द, ठीक है, विवेक के डफल बैग के अंदर क्या है? ट्रैक सूट ऑफ ग्रीन कलर, तो आंसर विल बी, सॉरी, द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नीकर्स? स्नीकर का कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, दैट इज वॉयलेट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको देख करके बताना है कि वो सही है या वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है रंजीत डफल बैग कंटेन्स द पेयर ऑफ ब्लू स्नीकर्स। स्नीकर्स के साथ में ब्लू आ ही नहीं सकता, ब्लू तो जीन्स थी, हमने कंक्लूड करा था। गिरीश डफल बैग कंटेन्स द ग्रीन ट्रैक सूट, ट्रैक सूट विवेक के डफल बैग में है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड बोल रहा है विवेक्स डफल बैग कंटेन्स द पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, विवेक ब्लू जीन्स, ये भी गलत है, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिल्ली, दैट इज ब्रिजेश डफल बैग कंटेन्स द रेड टी शर्ट्स। नाउ रेड टी शर्ट, नाउ यू कैन सी दैट ब्रिजेश के डफल बैग के अंदर टी शर्ट है एंड विच इज ऑफ रेड कलर। करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली, राइट। सो आई होप आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन
कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ने वाले नहीं होते, इन पे सबसे पहले अटैक किया जाना चाहिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जब बहुत सारे पैसेजेस पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, तो आप बीच में एक पजल अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। तो थोड़ा सा जो आपका मोनोटोनस एनवायरनमेंट हो जाता है पैसेज आफ्टर पैसेज आफ्टर पैसेज, इट विल गिव यू अ सर्टेन टाइप ऑफ एफिशिएंसी, बिकॉज बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा और फिर आप यू कैन अगेन गो टू रीडिंग योर passages. Okay, now there was one more question asked from this analytical part, and the question was based on analogy. ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है establish the correct analogy and mouse is related to KPSTC in the same way as light is related to something. ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन आपको बना करके दे रखा है। The question says mouse is related to KPSTC। ठीक है, अब अगर आप इन लेटर्स को ध्यान से देखोगे तो देखो K से 2 places ahead is M, KLM। ठीक है, O से 1 place ahead is P, OP, and the same pattern continues, STU 2 places ahead, ST 1 place ahead, and CE 2 places ahead। राइट, तो किस तरीके का पैटर्न है, +2 +1 +2 +1, इस तरीके से हमें देखना है। नाउ लाइट का क्या रिलेशन होगा, या लाइट के साथ में इसका काउंटर पार्ट क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। अब अगर मैं सेम पैटर्न लाइट के साथ में फॉलो करूं तो LIGHT, देयर मस्ट बी अ लेटर जिससे कि 2 places ahead is L, तो द लेटर इज J। अगेन I से 1 place ahead is the correct letter, that is again J। अब अगर ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पूरा ही सॉल्व करें, you can easily identify the correct option here, the reason being there is only one such option which starts with 2 J's and that is option B। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट करा है। तो दिस इज वन मोर थिंग विच यू कैन ऑलवेज ट्राई इन दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। जब एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप 4 जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उन पे हमेशा ध्यान रखें, और उनमें से अगर 1 या 2 ऑप्शंस, और कोइंसिडेंटली यहाँ पे तो 3 हो रहे हैं, दैट इज द मोस्ट फॉर्चुनेट यू कैन गेट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि तीनों ऑप्शन मिडवे ही आपके एलिमिनेट हो जाए एंड यू कैन इजीली कंक्लूड द करेक्ट आंसर, राइट। So these were the 4 questions which were asked from analytical part in your logical reasoning section, and I feel that these could have been easily attempted in 2 to 3 minutes with 100% accuracy. Okay, so that's it guys. Now we will continue to the quantitative techniques section. Okay, now let's move on to the most dreaded section of the paper, that is quantitative techniques. Dreaded क्यों? बिकॉज नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पेपर, इन जनरल भी मैथ्स को देख करके बहुत लोगों को डर लगता है। ठीक है, लोग ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर मुझे तो मैथ्स आती नहीं है, मैंने तो 10th के बाद में मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो मैं पेपर में कैसे अटेम्प्ट करूं। ठीक है, या कई लोग बोलते हैं कि सर मैथ्स देख करके कुछ अजीब सा होने लगता है और हमें तो कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के ये सब एक्सक्यूजेस सुनने को मिलते हैं जनरली मैथ्स के अंदर। बट अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आई विल मेक यू रियलाइज कि इवन इन दिस पेपर आप आराम से 13 to 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, यानी कि इस पेपर के जो आइडियल अटेम्प्ट्स होंगे वो होंगे 13 to 15 क्वेश्चंस इन 13 to 14 मिनट्स। नाउ अ लॉट ऑफ यू विल नॉट एग्री विद मी ऑन दिस, मुझे मालूम है। आप मुझे बोलोगे कि सर नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, तो आपने पेपर बनाया है, आप बोल सकते हो नहीं, एज ए स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को एज ए स्टूडेंट ही सॉल्व करूँगा एंड आई मेक यू रियलाइज कि ये बिल्कुल पॉसिबल था। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर देखो आपका जो एक मोनोटोनस एक रूटीन होता है पेपर के अंदर, हमने एनालिटिकल रीजनिंग में भी सेम बात डिस्कस की थी। अगेन इस सेक्शन पे भी वो बिल्कुल अप्लाइड है कि जो मोनोटोनस रूटीन होता है पैसेज पढ़ने का, उससे आपको ब्रेक मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो एक तो वो पैटर्न ब्रेक होता है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी बात, एक एवरेज स्टूडेंट पे या एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको एक डेफिनेट एज मिलेगा इफ़ यू आर गुड इन दिस सेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट इन इस सेक्शन के अंदर 8 to 10 क्वेश्चंस लगभग 12-13 मिनट में करके आएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर, 2 मिनट में 5 एक्स्ट्रा कैसे हो गए? वो ऐसे कि ये जो आसान क्वेश्चंस थे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कैटेगराइज करा है इनको इनके डिफिकल्टी लेवल पे भी। तो यू कैन सी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 ही थे पूरे सेक्शन के अंदर। 3 क्वेश्चन वर मॉडरेट एंड द ईजी क्वेश्चन वर 10।
ठीक है। तो अगर आप इजी क्वेश्चन को बहुत जल्दी करो और जो अच्छे क्वेश्चन हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको जेन्युइन टाइम दो, तो ओवरऑल जब आप सम अप करोगे तो यू विल रियलाइज कि आप 13 to 14 मिनट्स के अंदर आराम से 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, नाउ इन क्वेश्चंस को हम सेट बाय सेट अब डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर सेट के अंदर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना था या किस फ्लो में करने थे क्वेश्चन, क्या चीज़ों को, क्या टेक्निकलिटीज़ को आपको ध्यान रखना था। और उसके बाद में फिर सम अप करते वक्त में मैं आपको ये कैटेगराइज करके दूंगा कि इस पेपर के अंदर कौन सा सेट पहले करना था, कौन सा बाद में करना था और कौन सा लास्ट के लिए छोड़ना था। ओके, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट जो आपने इस पेपर में देखा होगा वो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख करके पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। उसके दो कारण है, एक तो 3 पाई चार्ट दे रखे हैं, तो डेटा मुझे ऑब्वियसली बात है इंटर रिलेटेड डेटा होगा इन पाई चार्ट्स का, तो मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। दूसरी बात, अगर मैं इसके डायरेक्शंस पढ़ूंगा तो मुझे क्लियरली मेंशन्ड है द फॉलोइंग 3 पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स ऑफ अरुण एंड गुंजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंबाइंड सेविंग अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है। नाउ कहीं पर भी मुझे टोटल इनकम के बारे में बात नहीं करी गई है, यानी कि सारा का सारा डेटा जो मुझे इन पाई चार्ट्स में दिख रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और जिनसे कि मैं नंबर्स बहुत जल्दी अभी तो एटलीस्ट कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देता कि अरुण की टोटल इनकम इज 1 लाख एंड गुंजन की टोटल इनकम इज 2 लाख, तो आप इन नंबर्स को पहले ही मन में कैलकुलेट कर लेते और फिर क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी चीज, आप क्वेश्चंस का नेचर भी देखो, यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपको बोल रहे हैं इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स इज 30% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, एक रिलेशन दिया है। फिर पूछा है रेशियो ऑफ इनकम एंड इनकम्स ऑन अरुण एंड गुंजन इज, पाई चार्ट के बेस का रेशियो निकलवा रहा है और आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल के अंदर जो एक्सपेंसेस है उनके बीच में रिलेशन। तो ऑब्वियसली बात है आपको इस रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आप रेशियो निकालोगे। दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन पे अगर नजर डालोगे तो इफ द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ अरुण एंड गुंजन इज 3:2, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स अंडर विच अरुण हैज टू इन्वेस्ट हिज सेविंग्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था ना डिफिकल्ट है, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स, ये बहुत सारे लोगों का आंसर गलत करवा देगा। ये यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है बहुत सिंपल, अगर वो देखा हुआ हो, वो सॉल्व करा हुआ हो पहले, तो हम बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस क्वेश्चन कुड सीम अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टोटल इन अमाउंट इन्वेस्टेड टैक्स सेविंग इज सेम एज, अगेन एक रिलेशन दे दिया, फिर एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा है, फिर रेशो दे दिया और उसके बाद में एक और रेशो पूछा है, फाइनली फिर से आपको एक रिलेशन दे दिया और उसके बाद में परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन पूछा है। तो यू कैन सी कि इसके अंदर मुझे कुछ कैलकुलेशन तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, यानी कि मैं सिर्फ देख करके आंसर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना था। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली बात, क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करूँ? तो देखो सर मुझे बेस तो दे ही नहीं रखा, अगर बेस दे रखा होता तो रेशो का मैं बेस का रेशो आपसे निकलवाता नहीं, ऑब्वियसली बात है, वो तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर ही देते। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने अज्यूम करा कि लेट्स से द बेस ऑफ दिस पाई चार्ट इज 100x, यानी कि मैं अरुण की टोटल इनकम अज्यूम कर रहा हूँ 100x और गुंजन की टोटल इनकम अज्यूम कर रहा हूँ 100y, ठीक है। कई बार लोग बोलेंगे सर दोनों को 100 ले लो, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि इनकी इनकम इक्वल है, ठीक है। तो मैंने x और y की टर्म्स में लिया है। सर 100x और 100y क्यों लिया? जिससे कि ये जो परसेंटेज के फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं इजीली मन में ही कॉम्प्रिहेंड कर लूँ, यानी मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैसे? देखो, अगर मैं सेविंग्स निकालने जाऊंगा अरुण की, तो क्योंकि मैंने बेस 100x ले रखा है, मुझे मालूम है 100 का 20% इज 20, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ 20x और फूड को बोल सकता हूँ 15x, मेडिकल को 35x एंड ट्रैवल को 30x, यानी कि मुझे बार बार 100x 100y लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरे मन में रहेगा कि द बेस ऑफ दिस इज 100x एंड द बेस ऑफ दिस इज 100y। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स इज 30%। अच्छा, एक चीज और, जो तीसरा पाई चार्ट है ये बड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे तीसरे पाई चार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंबाइंड सेविंग्स ऑफ अरुण एंड गुंजन। इन दोनों की कंबाइंड सेविंग का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तीसरे पाई चार्ट में। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अरुण 50 रुपीज सेव करता है, गुंजन 70 रुपीज सेव करती है, तो दोनों मिलाकर के कितना सेव कर रहे हैं? दोनों मिलाकर के सेव कर रहे हैं 120 रुपीज।
उन 120 रुपीज को इन्होंने कहां पर इन्वेस्ट करा है, दैट इज गिवन इन द थर्ड पाई चार्ट। ओके, नाउ ये 50 और 70 अभी तो कंक्लूड नहीं कर सकते जब तक हमें इनकी इनकम नहीं पता लग जाती, राइट। चलिए, अब टोटल तो 100x और 100y ले रखा है और रिलेशन बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स। अब पहले बताओ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किसका होगा, कंबाइंड सेविंग का। तो अरुण की सेविंग कितनी होगी, मैं यहां से निकाल सकता हूं, दिस इज 20x, राइट। और गुंजन की सेविंग कितनी होगी, 30y, सिंपल। तो दोनों की कंबाइंड सेविंग कितनी हुई, दोनों की कंबाइंड सेविंग हुई 20x प्लस 30y। इस कंबाइंड सेविंग में से क्वेश्चन ने बोला है इक्विटी फंड्स, तो इक्विटी फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 20%, यानी इसका 20% इज 30% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, 30% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं हम देख सकते हैं, ट्रैवल के अंदर सिर्फ अरुण ने एक्सपेंसेस करे हैं, एंड दैट टू 30x। अब कई लोग मुझे बोलेंगे सर आप 20% की जगह 4/5 लिख लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ जब मैं इनको नंबर्स को लिख रहा हूँ तो बैकग्राउंड में मेरे पास दिमाग में चल रहा है कि यार 20% 4/5 लिखूंगा, 30% 3/10 लिखूंगा, फिर कैंसिल करूंगा, मैंने 100 लिख दिया है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये जीरोस कैंसिल कर सकता हूँ एंड आई कैन से दैट 40x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 90x, राइट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि 60y इज इक्वल्स टू 50x, यानी कि x अपॉन y इज नथिंग बट 6:5, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास में ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए एज आई सेड कि आपको कुछ कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी डेफिनेटली। तो सर टाइम कैसे बचाएं, इस कैलकुलेशन को भी जल्दी कैसे करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ये रिलेशन लिखिए और उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए। ये 60x इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 40x, और यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 90x, और ये माइनस होगा तो 50x और 60y बनेगा, और उसके बाद में x/y मेरे पास में आएगा 6:5। तो ये कुछ 1-2 लाइन हम यहाँ पे लिखने से बच सकते थे, राइट। ईदर वे दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन इजीली अटेम्प्टेड इन 40 to 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अगर आप इस क्वेश्चन का या इस सेट का बेसिक क्रक्स समझ जाएं पढ़ के, तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया जा सकता है, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वी सेड कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसने एक काम तो बढ़िया करा है, वो ये कि अरुण की इनकम और गुंजन की इनकम का मुझे रेशो दे दिया है। अरुण की इनकम और गुंजन की इनकम का रेशो है 3:2, यानी कि मैं इसकी इनकम 300 और गुंजन की इनकम 200 मान सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इनकी इनकम 300 और 200 मानता हूँ तो देखो उससे क्या होगा, इनकी टोटल सेविंग मुझे पता लग जाएगी। कैसे, 300 का 20% सेव करता होगा यानी कि 60, और गुंजन क्या कर रही होगी, 200 का 30% यानी कि 60 रुपीज सेव कर रही होगी, यानी इनकी टोटल सेविंग होगी 120 रुपीज, राइट। अब क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स अंडर विच अतुल हैज टू इन्वेस्ट हिज सेविंग। लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स कैसे निकालें, तो भाई कम से कम तो मैं चाहता हूं कि एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यही तो क्वेश्चन में चेक करना है, राइट। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस हेड में इन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट करा है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू चिप फंड्स की। ठीक है, तो ब्लू चिप फंड्स के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, 30%, 120 का 30%, दिस इज अ सिंपल नंबर दैट इज 36। नेक्स्ट हमें बोला गया है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड में कितना इन्वेस्ट करा है, 15%। अब कई लोग तो पता है इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 15/100 इंटू 120, ये जीरो ना, ये सब नहीं करना। 120 का 10% कितना 12, 5% कितना 6, ऐड कर दो 15% कितना 18, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 20% ऑफ इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स के अंदर हमें चाहिए 20%, 120 का 20% इज 24, एंड द फोर्थ वन इज 35%, दैट इज टैक्स सेविंग फंड्स। टैक्स सेविंग फंड्स के अंदर 35% है, अगेन 30 + 5, तो 30% इज 36, राइट, एंड 5% इज 6, दैट मीन्स इट इज 42। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, कम से कम कितने हेड में इन्वेस्ट करूं मैं, हमने क्या बात करी थी कि यार कम से कम तो एक ही में करवा दो, लेकिन आप मुझे बताओ कि अरुण की जो सेविंग है दैट इज 60 रुपीज, क्या वो इनमें से किसी एक हेड में पूरी की पूरी इन्वेस्ट हो सकती है क्या, आंसर इज नो।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे नंबर ऑफ हेड्स को मिनिमाइज करना है, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग एक ही जगह पे इन्वेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कराया टैक्स सेविंग फंड्स के अंदर, दैट इज़ 42 रुपीज़। नाउ आई एम स्टिल लेफ्ट विद 18 रुपीज़। ये 18 रुपीज़ मैं या तो ब्लू चिप फंड्स में करा सकता हूँ, या हाइब्रिड फंड्स में करा सकता हूँ, या फिर इक्विटी फंड्स में करा सकता हूँ। ईदर वे आई विल हैव टू इन्वेस्ट हिज सेविंग इन एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2। नाउ इसे मैंने डिफिकल्ट बोला था क्योंकि यहाँ पे इतना पहले आपको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो भी तब व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट की लीस्ट नंबर ऑफ हेड्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके, सो देयर गोज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफ द टोटल अमाउंट invested in tax saving funds is same as Gunjan's expenditure on health। अगेन आपको यहाँ पे फिर से एक रिलेशन दिया गया है, टोटल अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन द टैक्स सेविंग फंड। अब देखो, अगर आपने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो मुझे मालूम है यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो परसेंटेजेस तो मुझे पाई चार्ट में दे रखे हैं, लेकिन वो किसका है? वो है 20x + 30y का। तो मुझे बार बार दिमाग में ये नहीं लेकर के आना है 100x मानो फिर 20x, नहीं, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त में हमारा दिमाग ऐसे चलता है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। जब एक एक क्वेश्चन आपके पास में ट्रेडिशनली मैथ्स के आया करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका दिमाग ऑन ऑफ तो होगा, लेकिन वो सेट बाय सेट होगा, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जो आपने पिछले कंक्लूड करे हैं, कुछ रिजल्ट्स, कुछ डेटा आपने कैलकुलेट करा है पहले के सेट्स में, हो सकता है वो बाद में भी यूज हो। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला गया है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन टैक्स सेविंग फंड्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20x + 30y टैक्स सेविंग। अब ये क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आंसर करूंगा। टैक्स सेविंग फंड्स के अंदर कितना है? 35%, दिस इज 35%, एंड दिस इज सेम एज गुंजन्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ के अंदर गुंजन का कितना एक्सपेंडिचर है? 20%, यानी कि 20y, राइट। सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है। दिस इज व्हाट 7 टाइम्स, दिस इज 20, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया 140x + 210y इज इक्वल्स टू 400y, यानी कि 140x इज इक्वल्स टू 190y, और यू कैन से x अपॉन y इज इक्वल्स टू 19/14, राइट। अब बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। कैसे? 19/14 एक रिजल्ट निकाला, एक ऑप्शन दिख रहा है सर 19/14, ये लो टिक कर देता हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन कभी भी आधा पढ़ के आंसर नहीं करना होता है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अरुण एंड गुंजन। किसका रेशियो निकालना है? एक्सपेंडिचर का। ये आपने यहाँ पे क्या निकाला है? इनकम का रेशो। इनकम का रेशो नहीं पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, अब एक्सपेंडिचर का रेशो निकालने के लिए इनकम का रेशो हमें पता है कितना है, 19/14। प्रैक्टिकल सी बात है, कोई बंदा अगर 20% सेविंग करता है तो उसका खर्चा कितना होगा? 80%, द एक्सपेंडिचर इज 80%, तो 19 का एक्सपेंडिचर इज 4/5, एंड इसका मुझे रेशो चाहिए गुंजन के एक्सपेंडिचर के साथ में। तो गुंजन का सेविंग कितनी है? 30%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 70%, यानी कितना? 7/10, राइट। आई कैन इजीली कैंसिल दिस आउट, ओके, एंड देयर गोज योर आंसर। 19 का डबल कितना होता है? 38, 38 डबल इज व्हाट? 76 इज 2, 7 into 7 is 49, that is option Delhi। so answer is not option A, जो कि एक केयरलेस मिस्टेक हो सकती थी किसी से, rather the answer will be option D। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ अरुण एंड गुंजन इज 2:1। अब देखो फिर से रेशियो दे दिया 2:1, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं अरुण की इनकम 200 और 100 ले लूंगा, मुझे मालूम है उसका 20%, 30%, 35%, कुछ भी आप मुझसे कैलकुलेट कराओगे, आई कैन इजीली डू इट इन माई माइंड। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल ऑन फ्यूल एंड इन्वेस्टमेंट इन हाइब्रिड फंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूल के अंदर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है भाई? गुंजन कर रही है, वो भी कितना? 20%, किसका? 100 का। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि दिस इज 200 एंड 100 हमने अज्यूम करा है अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो 100 का 20%, दिस इज 20। इसका मुझे रेशो निकालना है हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा कितना? 15%। किसका 15%? कंबाइंड सेविंग का। अब आपको मालूम है आपने कंबाइंड सेविंग निकाली थी कितनी? 20x + 30y। तो ये 2:1 x और y तो दे रखा है, पुटअप कर दो यहाँ पे 40 + 30 यानी कितना? 70,
और 70 का भी हाइब्रिड फंड्स में आपने कितना इन्वेस्ट करा है, 15%, करेक्ट। यू कैन इजीली सी हाइब्रिड फंड के अंदर 15% इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, यानी कि आंसर होगा 40:21, ठीक है। दैट इज सॉरी नॉट, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज गिवन एज ए, राइट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ टू द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस section or set. If the total investment in equity funds is half of the total expenditure on clothes, again एक रिलेशन, फिर से एक रिलेशन। तो जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस ज़रूर आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करेंगे। इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स इज हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे डेफिनेटली होगी, तो उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। द 5th क्वेश्चन सेज इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स इज हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, ओके। तो इक्विटी फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, 20x + 30y। इक्विटी फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट है हम यहाँ पे देख सकते हैं, 20%, ठीक है। दिस इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स में कितना एक्सपेंडिचर है, क्लोथ्स हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गुंजन ने एक्सपेंड करा, खर्चा करा है, दैट इज 30% ऑफ अ टोटल इनकम, दैट इज 30y, राइट। सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, दिस इज 5 टाइम्स, और आई कैन से 40x + 60y इज इक्वल्स टू 150y, और आई कैन से दैट 40x इज इक्वल्स टू 90y, और x/y इज इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। 9/4 ये क्या आया है, इनकम का रेशो आया है। मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछ रहा है देन एक्सपेंडिचर ऑफ गुंजन इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ अरुण, ठीक है। तो अगर मैं अरुण की इनकम मानता हूँ 900 और गुंजन की इनकम मानता हूँ 400, तो अरुण का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80%, दैट इज 720। गुंजन की इनकम है 400, एक्सपेंडिचर कितना होगा 70%, 7 × 4 = 28, दैट इज 280, राइट। अब आपसे पूछ रहा है गुंजन की इनकम, गुंजन का जो एक्सपेंडिचर है वो अरुण के एक्सपेंडिचर से कितना % कम है, तो 280 720 से कितना कम है, 280 720 से 440 कम है। और बेस हमें क्या लेना है, किससे कंपेयर करना है, अरुण से कंपेयर करना है, अपॉन कितना 720 × 100। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला काम करते हैं, ये जीरोस कैंसिल करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो जब भी परसेंटेज निकालना होता है इस 100 को मत छेड़ा करो, ठीक है। ये तुम्हारे जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लीव इट एज इट इज। आपको तो 720 के रिस्पेक्ट में 440 देखना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 72 का आधा कितना होता है, 72 का आधा होता है 36, ठीक है। यानी या ऐसे देख लीजिए कि 720 का हाफ इज 360, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा न्यूमरेटर में क्या है 440, दैट विल बी मोर देन 50%, मोर देन 50%। अच्छा दूसरी बात, इसका 50% के अंदर अगर मैं 10% ऐड करता हूं यानी 60% पे जाता हूं, तो 360 + 72 दैट इज वेरी क्लोज टू 440, यानी कि मेरा आंसर 60% के लगभग होगा, और मैं इन 4 चॉइसेस में से इजीली अपना आंसर मार्क कर सकता हूं, दैट इज ऑप्शन सी। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मैंने कहीं पर भी यहाँ पे नन ऑफ दीज मुझे नहीं दिख रहा है, तो यानी कि मुझे अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकालना है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सेट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यस, लेकिन डुएबल। कब करना था एग्जाम में, एकदम लास्ट में। ओके, कभी भी इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह मत अटेम्प्ट करा करो कि जो पहले आया वो पहले करना है। सेट समझा करो, देखा करो क्या डेटा दे रखा है, क्या डिमांड करता है आपसे, और फिर प्रायोरिटाइज करा करो कि किस सेट को आपको पहले करना है और किसे बाद में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नाउ दिस इज अ ट्रेडमार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ रखा है, अगर आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से फेमिलियर हैं, ट्रेन वाले कंसेप्ट से फेमिलियर हैं, तो दिस क्वेश्चन विल बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मालवीय नगर एक्सप्रेस आफ्टर ट्रैवलिंग 125 किलोमीटर मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू विच इट प्रोसीड्स एट 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड अराइव्ड इट्स डेस्टिनेशन 35 मिनट्स लेट, बट हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस
30 किलोमीटर फर्दर, देन द ट्रेन वुड हैव अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन 25 मिनट्स लेट। अगर एक्सीडेंट 125 किलोमीटर की जगह 155 किलोमीटर पे हुआ होता, यानी 155 किलोमीटर के बाद हुआ होता, तो ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स लेट होती। ठीक है, अब ये जो एक आपको स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें दिख रही हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, आगे क्या बोला है, मालवीय नगर एक्सप्रेस क्रॉसेज अ पोल विद इट्स ओरिजिनल स्पीड इन 45 सेकेंड्स एंड क्रॉसेज वैशाली नगर एक्सप्रेस विच इज 20% लॉन्गर देन मालवीय नगर एक्सप्रेस एंड इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 0.9 मिनट्स। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पैसेज पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे मालूम है कि ये एक डिफरेंट पार्ट है पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, 25 मिनट्स लेट यहाँ तक का। फिर सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिख रही है वो है दिस क्रॉसेज अ पोल। ठीक है, कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 45 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। तीसरा पार्ट यहाँ पे वैशाली नगर एक्सप्रेस, ठीक है, 20% लॉन्गर ऑपोजिट डायरेक्शन इन 0.9 मिनट्स। अगर मैं इन 3-4 चीज़ों को इकट्ठा सॉल्व कर लूँ तो मेरे लिए ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। मुझे आप एक चीज़ यहाँ पे देख करके बताओ कि ये पहले तो 35 मिनट्स लेट हो रही थी, फिर ये सिर्फ 25 मिनट्स लेट हो रही है। ये कैसे हो गया भाई पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पहले एक्सीडेंट 125 किलोमीटर पे हो गया था, जबकि सेकंड केस में एक्सीडेंट हुआ है 155 किलोमीटर पे। ध्यान से देखना, इसने लिखा है 30 किलोमीटर फर्दर, यानी कि सेकंड सिचुएशन में इसने 30 किलोमीटर अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चला है, इसलिए ये 10 मिनट जल्दी पहुंची है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है टाइम का वो कैसे आया? एक्चुअल में फर्स्ट केस में ये 30 किलोमीटर चलती थी किस स्पीड पे, 3/4 की स्पीड पे। 75% का मतलब कितना हुआ, 3/4। लेट एस बी द ओरिजिनल स्पीड। ये सब एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये दिमाग में चलना चाहिए कि एस को ओरिजिनल स्पीड माना तो ये 30/3/4 एस हो गया। दिस इज द टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस यही 30 किलोमीटर सेकेंड टाइम में उसने ट्रेवल करा किस स्पीड पे, एस पे। ठीक है, और इन दो टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट्स। नाउ ध्यान रखना, किलोमीटर्स में डिस्टेंस दे रखा है, टाइम इज इन मिनट्स, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके आवर्स में लिख रहा हूँ 10/60। ठीक है, अब इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। 3/4s की जगह मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसे 4/3s। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 4 × 3 इज व्हाट, 120 माइनस 90 अपॉन 3s इज इक्वल्स टू 1/6, राइट। और यू कैन से 120 माइनस 90/3s की जगह भी 120 माइनस 90, आप इसको तो ओरली सॉल्व कर सकते हो। 120 माइनस 90 इज व्हाट, 30/3s is equals to 1/6. this gets cancelled, or you can say s is equals to 60 km/h। ठीक है, बड़ा सिंपल था। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यहीं से आप आंसर कर सकते हो। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मालवीय नगर एक्सप्रेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर्स? सो द आंसर विल बी 270/60। दिस गेट्स कैंसल्स 4.5। ठीक है, 6 × 4 is 24, 5 times is 30, दैट मीन्स 4.5 hours। क्लियर? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगर हमने फर्स्ट मालवीय नगर एक्सप्रेस की स्पीड निकाल ली है तो आगे चल के हम वैशाली नगर एक्सप्रेस का भी डेटा निकाल सकते हैं। कैसे? अब मालवीय नगर एक्सप्रेस ने बोला है क्रॉसेज अ पोल विद इट्स ओरिजिनल स्पीड इन 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो मालवीय नगर एक्सप्रेस की लेंथ मैंने मान ली L अपॉन स्पीड इज 60 km/h। इसे मैं लिख रहा हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मुझे टाइम सेकेंड्स में दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, या फिर ये तो अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखा है, आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि यार डिस्टेंस, ट्रेन के केस में डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी गिवन बाय L will be given by time, that is 45 seconds, into speed, that is 60 × 5/18, right? This is 3 times, this is 10 times, this is what, 15। तो 75 × 10, यानी कि मालवीय नगर एक्सप्रेस की लेंथ आ गई मेरे पास में कितनी, 750 मीटर्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज कि वैशाली नगर एक्सप्रेस विच इज 20% लॉन्गर, इससे 20% बड़ी है। ठीक है, तो इसका 20% यानी 10% कितना होगा, सोचो 75, 20% कितना होगा, 150 ऐड कर दिया, तो मालवीय नगर एक्सप्रेस की मेरे पास में लेंथ आ चुकी है कितनी, 900 मीटर्स।
ओके तो देखो अभी तक मैं 3 चीज़ें निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। मालवीय नगर एक्सप्रेस की स्पीड दैट इज 60 इन किलोमीटर्स पर आवर, लेंथ ऑफ मालवीय नगर एक्सप्रेस दैट इज 750 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ वैशाली नगर एक्सप्रेस दैट इज 900 मीटर्स, राइट, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसने बोला कि ये दोनों ट्रेन, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में 0.9 मिनट्स के अंदर, यानी कि मुझसे ये क्या निकलवाना चाह रहे हैं, वैशाली नगर एक्सप्रेस की स्पीड निकलवाना चाह रहा है, तभी मैं यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगा, ठीक है। तो वैशाली नगर एक्सप्रेस की स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि ट्रेन के केस में स्पीड क्या होती है, L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन की लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस विच दे कवर व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अपॉन टुवर्ड्स ईच अदर तो रिलेटिव स्पीड होती है U प्लस V, यानी दोनों ट्रेन की स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, L1 प्लस L2 यानी 750 प्लस 900 मेरे पास में कितना आ गया, 1650, दिस इज इक्वल्स टू, टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं स्पीड को, ठीक है। तो टाइम मुझे मालूम है, अच्छा दूसरी बात, टाइम भी मुझे यहाँ पे देखो 0.9 मिनट्स दे रखा है, 0.9, ठीक है। 0.9 का मतलब होगा 0.9 मिनट्स का बेसिकली मतलब होगा इनटू 60 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि कितना 54 सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 54 इनटू, ठीक है, पहले क्या होगा, स्टार्टिंग वाली ट्रेन की स्पीड यानी मालवीय नगर की स्पीड, तो इंटू 60 इंटू 5/18, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा है किसके अंदर, मीटर्स के अंदर, प्लस 54 और दूसरी ट्रेन की स्पीड वैशाली नगर की मैंने मान ली V, ठीक है। तो अब U प्लस V से मल्टीप्लाई करते तो यही रिजल्ट आएंगे आपके पास में, राइट। नाउ अगेन इसे आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, 3 टाइम्स दिस इज 10 टाइम्स एंड दिस इज व्हाट 18 इंटू 5 इज 90 इंटू 10 इज 900। तो बेसिकली आपके पास में रिलेशन आया कि 750 इज इक्वल्स टू 54V, और यू कैन से 750 अपॉन 54। अच्छा ये दूसरी चीज 750/54 ये किस में आ रहा है आपके पास में, मीटर पर सेकंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिनट्स, और 540 किलोमीटर, तो मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने इसको क्या करा 18/5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज व्हाट 150, दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 50, यानी कि मेरे पास में वैशाली नगर एक्सप्रेस की स्पीड आ चुकी है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आगे की बड़ी सिंपल है, ठीक है, बहुत इजीली मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये वैशाली नगर एक्सप्रेस किस टाइम के अंदर 540 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी विद इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड मुझे मालूम है 50, डिस्टेंस इज गिवन एज 540 अपॉन 50, द आंसर विल बी व्हाट 10.8 आवर्स, दैट इज ऑप्शन बॉम्बे। ओके नेक्स्ट, सो हमने दोनों ट्रेन की स्पीड निकाल ली है, दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल ली है। अब मुझे बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय वैशाली नगर एक्सप्रेस टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इज 1.5 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ मुझे दे रखी है 900 मीटर्स, प्लेटफॉर्म की लेंथ मैंने मान ली P, दिस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50 इंटू 5/18, 5/18 क्यों कर रहे हो आप, 5/18 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ मीटर्स में दे रखी है, स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में निकाली थी, इंटू 5/18 इंटू टाइम मुझे दे रखा है 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट्स का मतलब होगा 1 मिनट और आधा मिनट, दैट इज 60 + 30 90 सेकेंड्स, राइट। तो दिस इज 90, दिस इज 5 टाइम्स, and I can say P is equals to 1250 minus 900, that is nothing but 350 meters. Option A. Okay, so there goes your second set, ठीक है, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। अगेन 2 to 3 मिनट्स, 3 मिनट्स मान करके चलते हैं इस सेट के लिए। द रीज़न बीइंग कि मुझे पहले स्टार्टिंग में स्पीड निकालनी है, लेंथ निकालनी है, फिर दूसरी ट्रेन की लेंथ निकलेगी, फिर उसके बाद में दूसरी ट्रेन की स्पीड निकलेगी, एंड वो भी तब जब मुझे TSG के कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हैं, ठीक है। सिंपल, डन। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड सेट नाउ। अब देखिए तीसरा सेट मुझे क्या दे रखा है। जैसे जैसे इस पेपर के अंदर आगे बढ़ते जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि ये सेट्स काफ़ी इजी होते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टेबल एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। टेबल ए below provides the data about ages of children in a school. For the age given in the first column, the second column gives the number of children not exceeding that age. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, not exceeding that age. For example, the first entry indicates that there are 9 children aged 4 years or less. Okay,
नेक्स्ट, टेबल बी एंड सी प्रोवाइड द डेटा ऑन द हाइट्स एंड वेट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द सिमिलर फॉर्मेट। यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक तो जो सेकंड और थर्ड टेबल है, टेबल बी एंड टेबल सी, ठीक है, यहाँ पे सेम ही स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 4 और 4 से कम वाले, ठीक है, 5 और 5 से कम वाले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिस डेटा इज क्यूमुलेटिव। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 100 100, ठीक है, यानी कि क्यूमुलेटिव से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं 5 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स की बात करता हूँ और मैं देखता हूँ कि देयर आर 12 स्टूडेंट्स, तो इससे मुझे पता लगता है कि इन 12 के अंदर 9 इंक्लूडेड है, क्योंकि जिनकी एज 4 या 4 से छोटी है उनकी एज डेफिनेटली 5 या 5 से छोटी होगी। तो इट विल बी अ सुपर सेट एंड फॉर दोज पीपल हु आर 4 ईयर्स ओल्ड विल बी अ सबसेट ऑफ दैट। ओके, सो ये डेटा क्यूमुलेटिवली बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल है, इन क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी आंसर किया जा सकता है। क्यों? यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ये बड़े सिंपल से एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन में हम जनरली क्या करते हैं, हम पहले चार्ट देते हैं और उससे हम टेबल में डेटा बनाते, कैलकुलेट करते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ मैं उल्टा करूँगा। कैसे? ध्यान से देखना। अमंग द चिल्ड्रन ओल्डर देन 6 years बट नॉट एक्सीडिंग 12 years, हाउ मैनी वे मोर देन 38 kg, ठीक है। चलिए, एज के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इस पूरी टेबल को। मुझे चिल्ड्रन चाहिए हु आर ओल्डर देन 6 years। लेट्स से दिस मार्कर रिप्रेजेंट्स द चिल्ड्रन हु आर 6 years ओल्ड और लेस देन 6 years। इसके ऊपर वाले सारे वो चिल्ड्रन हैं हु आर लेस देन 6 years ओल्ड। ये कितने दे रखे हैं मुझे? दीज आर 22। मुझे इनसे मतलब नहीं है, ठीक है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज पीपल, क्योंकि मुझे चाहिए ओल्डर देन 6 years, राइट, बट नॉट एक्सीडिंग 12 years। तो 12 मैंने यहाँ कहीं ले लिया, आप देख सकते हैं नीचे से थर्ड एंट्री है, एंड दीज आर 77। ये हो गए आपके पास में 77। अच्छा, 12 साल तक के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास में? टोटल इज 77। यानी कि पूरा जो हमें टोटल दे रखा है दैट इज 100, इसमें से 77 वो हैं हु आर 12 years और लेस देन 12 years ओल्ड। तो यानी कि जो रिमेनिंग होंगे, ठीक है, यानी कि कितने? 100 - 77, 23 स्टूडेंट्स, दोज विल बी 12 years ओल्ड। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। आपको 6 साल से छोटे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, आपको 12 साल से बड़े स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, तो 22 हटा देते हैं, 23 भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बचे कितने स्टूडेंट्स? 77, ये पूरा 77 था, 23, ठीक है। 77 में से आपने 22 को भी रिमूव कर दिया, आपके पास में अल्टीमेटली बचे ये कितने स्टूडेंट्स बचेंगे? ये बचेंगे आपके पास में 55। डन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या दे रखी है? 6 years ओल्ड बट नॉट हाउ मेनी वे मोर देन 38 kg, सॉरी, हाउ मेनी वे मोर देन 38 kg। तो मैंने वेट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, सेम उसी टेबल की तरह मैं सारे डेटा को यहां पर लेके आऊंगा। 38 kg, ठीक है, और मुझे क्या बोला है? हाउ मेनी वे मोर देन 38, तो यानी 38 और 38 से कम वाले नहीं चाहिए। अब 38 12 और 6 के रिस्पेक्ट में देखो कहां आता है, ठीक है, 38 इज समवेयर बिटवीन 6 and 12, राइट। तो मैं इसी तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करूंगा, ये 38, ठीक है, और मुझे बोला गया है क्या चीज कि वे मोर देन 38। तो 38 और 38 से कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 38 से कम वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में कितने? 33, राइट। यानी कि कितने स्टूडेंट 38 से ज्यादा वे करते हैं? 100 - 33। 100 - 33 का मतलब क्या हो गया? 100 - 33 इज व्हाट? 67। ठीक बात है। अब ध्यान से देखना कि आपको कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है। आपको 55 से ऊपर वाला नहीं चाहिए था, तो वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया, यहाँ पे निकल गया, क्योंकि 38 के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज कर लिया, 38 से ऊपर वाले हमने हटा दिए, तो ये एरिया में मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मुझे 12 के बाद वाला एरिया नहीं चाहिए था, ठीक है, यानी कि मुझे इस 67 में से कौन सा एरिया रिजेक्ट करना है? मुझे ये एरिया रिजेक्ट करना है, और ये एरिया किसके बराबर है? 23 के बराबर है। तो मेरे लिए मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? मेरे लिए रिक्वायर्ड आंसर होगा 67 - 23, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स? कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में? हमारे पास में आ रहे हैं 44 स्टूडेंट्स। क्लियर? सब लोगों को समझ में आया, राइट? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। Next question, how many children of age more than 10 years are taller
देन 150 सेंटीमीटर एंड डू नॉट वे मोर देन 48 kg। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। आर टॉलर देन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से बड़े, यहाँ पे आप सेकंड टेबल में देख सकते हैं देयर इज 150 एंड बेसिकली 75 स्टूडेंट्स आर सच हु आर whose height is less than 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर से बड़े कितने स्टूडेंट्स होंगे? 25। ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, हमें क्या बोला है? आर टॉलर देन 150 सेंटीमीटर एंड डू नॉट वे मोर देन 48। चलो भाई, वेट की भी एक टेबल बना लेते हैं। डू नॉट वे मोर देन 48। नाउ 48 इज द सेकंड लास्ट एंट्री, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा 150 के। डू नॉट वे मोर देन 48। ठीक है, तो 48 और 48 से कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में? 91। राइट, तो 48 से बड़े वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 48 से ज्यादा है? 48 से ज्यादा मेरे पास में 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मुझे कौन सा एरिया चाहिए? ध्यान से देखिए, आपको कौन सा एरिया चाहिए? आपको चाहिए 75 के बाद वाला एरिया, लेकिन आपको 48 के बाद वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस 25 में से आपको ये एरिया हटाना है। ठीक है, सो आवर आंसर शुड बी 25 माइनस 9, यानी कितने स्टूडेंट्स? 16 स्टूडेंट्स। ओके, सो पहले हमारा आंसर आया था 44 और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है हमारे पास में 16। ये सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चंस को आंसर करने का। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आंसर्स मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ओके, what is the number of children of age of 9 years or less whose height does not exceed 135? एज और हाइट को कंपेयर कराया जा रहा है। ये रही एज। what is the number of children of age 9 years or less? 9 और 9 से कम, this is 9 and there are how many students? 48 स्टूडेंट्स। इनकी बात कर रहे हैं, यानी मुझे कौन से स्टूडेंट्स नहीं चाहिए? मुझे रिमेनिंग 52 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ एज 9 और 9 लेस हुज हाइट डज नॉट एक्सीड 135, यानी कि हाइट के अंदर 135 से बाद वाले हमें नहीं चाहिए। अब 135 और 9 को प्लॉट करते वक्त ध्यान रखना कि 9 के जस्ट ऊपर है 135, ये रहा 135। ठीक है, और मुझे ये स्टूडेंट्स चाहिए, तो 135 से कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में? 45। ठीक है, तो आप देखो ना यहाँ पे कि आपको कौन सा एरिया नहीं चाहिए, आपको इसके बाद वाला एरिया नहीं चाहिए, और यहाँ पे 9 के कंपैरिजन में ऊपर वाला एरिया चाहिए था। कुछ हटाने की जरूरत है कि नहीं? 48 में से ये बाद वाला एरिया अपने आप रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 45। डन, पूरे तीनों सेट समझ में आए? तो पहले वाले दोनों सेट्स के कंपैरिजन में दिस सेट वाज अ बिट इजियर, ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। Okay, now coming to the last set of this paper which was the easiest set, यानी सबसे पहले ये सेट कंप्लीट होना था। या इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। इस पेपर को अगर आप उल्टा अटेम्प्ट करते तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता। ठीक है, क्यों? अभी देखना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? सीपी सॉफ्टवेयर कंपनी बिफोर सेलिंग अ पैकेज टू इट्स क्लाइंट्स फॉलोज अ गिवन शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिकेशन टेक्स फर्स्ट 2 months, डिजाइनिंग नेक्स्ट 2, कोडिंग टेक्स नेक्स्ट 3 months, एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा डिटेल में डायरेक्शंस नहीं दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दे रखा है उसको देख करके समझ में आता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? मंथ, स्टेज, कॉस्ट पर मैन मंथ। ठीक है, यानी कि पहले 2 महीने स्पेसिफिकेशन होता है और पहले मंथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 people। ठीक है, 2 लोग, पर मैन मंथ कॉस्ट है 40,000, तो पहले महीने की कॉस्ट होगी 80,000, सेकेंड मंथ की कॉस्ट होगी 120,000। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफिकेशन की कॉस्ट निकालनी है तो यू कैन ऐड दीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज 5 into 40। ठीक है, 40,000, तो आपके पास में डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यू टू ओवररन इन डिजाइन द डिजाइन स्टेज टुक 3 months, दैट इज 3, 4 and 5। अब देखो क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन शुरुआत होते ही ना इसने पंगे कर दिए। क्या पंगे करें? इसने बोला ड्यू टू ओवररन इन डिजाइन द डिजाइन स्टेज टुक 3 months। ठीक है, 3 महीने ले लिए, जबकि आप ओरिजिनली देखो डिजाइन स्टेज में कितना टाइम लग रहा था? डिजाइन स्टेज में लग रहा था आपको सिर्फ 1 महीना, राइट? सॉरी, इस डिजाइन स्टेज में आपको लग रहे थे कितना टाइम? 3 and 4, यानी कि 2 months। ठीक है, स्लाइड जरा क्लियर करते हैं। यस, 3 and 2 months, 3 and 4। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब 3 महीने लग रहे हैं। कौन कौन से? 3, 4 and 5। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन ने बोला है दैट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन डिजाइन इन द 5th month was 5। 5th month में कितने लोग काम कर रहे हैं? डिजाइन के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट इनकर्ड इन द 5th month। तो बड़ा सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है, कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया है? ओरिजिनली
नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड वर 4th और 5th मंथ में क्या होता था, कोडिंग। तो यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास में आती थी 40,000, ठीक है। 10,000 फॉर 4 पीपल, 40,000। अब यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, न्यू सिचुएशन में हमारे पास में 5 लोग काम कर रहे हैं, और क्या काम हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है। तो डिजाइनिंग के अंदर पर मैन मंथ कितनी कॉस्ट है, 20,000, ठीक है। तो 5 लोगों के लिए कितनी कॉस्ट होगी, न्यू कॉस्ट विल बी 1 लाख, राइट। अब अगर न्यू कॉस्ट 1 लाख है, ओरिजिनल वॉज 40,000, तो कितना परसेंटेज चेंज हो गया, 60,000 चेंज हो गया किसके रिस्पेक्ट में, 40,000 के रिस्पेक्ट में, इनटू कितना 100, ये आपने सॉल्व कर दिया। दिस इज 3/2, 3/2 का मतलब हो गया कितना, 150%। तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसने एक्सप्लेन भी करा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को यहीं मत खत्म कर देना। ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन कोडिंग टेक्निक दिस स्टेज वाज कंप्लीटेड इन 6 to 8 months, यानी कि कोडिंग तो अभी भी 6 to 8 में ही कंप्लीट हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन। अब डीआई के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले क्वेश्चन का डेटा ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर काम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन what is the cost incurred in the new coding stage under the new technique, 4 people work in the 6th and 5th in the 8th। तो कोडिंग के लिए पिछले क्वेश्चन में बोला था कि कोडिंग तो अब भी 8th मंथ में ही खत्म हो जाता है, 5th में डिजाइनिंग होगी, वो बात ठीक है, लेकिन 6 to 8 के अंदर कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 6th मंथ के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, देयर आर 4 people वर्किंग इन द 6th मंथ एंड 5 in 8th। 8th मंथ में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सॉरी 8th मंथ में एम्प्लॉइज हैं आपके पास में 5, ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कोडिंग के लिए पर मैन मंथ कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000, और टोटल एम्प्लॉइज आप यहाँ पे देखो आपके पास में कितने एम्प्लॉइज हो चुके हैं, 5 + 5 = 10 + 4 = 14। सर 7th मंथ का तो डेटा ही नहीं दे रखा, अरे डेटा नहीं दे रखा तो पहले टेबल में जो डेटा लिया है वही लेकर के कैलकुलेट करना है, इट इज सिंपल। तो आपके पास में टोटल कॉस्ट आ गई 14 × 10,000, ठीक है, दैट इज सिंपल 1,40,000। इजी क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 14th एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। अंडर द न्यू टेक्निक, फिर वही कहानी चली आ रही है पुरानी वाली। अंडर द न्यू टेक्निक विच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेज कौन सी है, ठीक है। चलिए स्पेसिफिकेशन, कितने लोग हैं, 5, कॉस्ट कितनी है 40, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2 लाख, राइट। डिजाइन कहां तक चला था, 3rd, 4th और 5th मंथ में, और 5th मंथ में कितने लोग थे, 5, ठीक है। तो आपके पास में टोटल एम्प्लॉइज हो गए कितने, 12 × 20, दैट इज 2,40,000, ठीक है। अच्छा देखो 20,000 तो यानी स्पेसिफिकेशन तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मेरा आंसर होगा टेस्टिंग, कोडिंग या डिजाइन में से, है ना। और अगर कहीं पर 2,40,000 को मैं क्रॉस करता हूं टोटल कैलकुलेशन में, तभी मैं उसे कैलकुलेट करूंगा, यानी मुझे लगे कि मैं इसे क्रॉस करूंगा तभी मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज नहीं, ओके। नेक्स्ट टेस्टिंग की बात करते हैं, 2 महीने की बात हो रही है, 9 और 10, इसके बारे में पहले कोई लेना देना कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो 5, ठीक है, 5 और आपके पास में दे रखा है 15, 75,000, इट इज लेस देन 2,40,000। दूसरी बात, सर आपने कोडिंग क्यों नहीं करा इससे पहले, अरे भाई पिछले क्वेश्चन में ही आंसर निकाला था 1,40,000, जरूरत नहीं है, ठीक है, कम है, इससे आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास में आ गया क्या, डिजाइन, जो हमने अभी कैलकुलेट करके रखा हुआ था, राइट, डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है विच 5 consecutive months have the lowest average cost per man month during और रादर अंडर द न्यू टेक्निक, ठीक है। अब नई टेक्निक में भैया यहाँ पे थे आपके पास में 5 लोग, ठीक है, यहाँ पे थे 4 लोग और यहाँ पे थे 5 लोग। आपको 5-5 के इंटरवल्स बनाने, 1 to 5 एक इंटरवल बनेगा, ठीक है, 9 to 13 एक इंटरवल दे रखा है, और एक इंटरवल दे रखा है 11 to 15, राइट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर मैन मंथ कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन मैन मंथ, टोटल मैन मंथ, राइट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए भी तो आप इनको इनके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी मैन मंथ इनटू जो आपको कॉस्ट दे रखी है पर मैन मंथ, ठीक है। तो 1 to 5 देखो कितने बड़े नंबर्स हैं, यहाँ पे नोटिस करो 40,000 से ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा, और आपको पूछा है क्या, लोएस्ट एवरेज। अच्छा, हर बार 5-5 आपको 5-5 मंथ के पेयर्स दे रखे, 11 to 15, 9 to 13, 1 to 5, दिस इज 5, 9 to 13 इज ऑल्सो 5 एंड 11 to 15 इज ऑल्सो 5।
सबको 5 से डिवाइड करना है, नहीं करूँगा, सिर्फ टोटल पे बात करूँगा, क्योंकि डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 जब मुझे यही जज करना है कि मिनिमम या मैक्सिमम क्या है, तो डिवाइड बाय 5 जो तीनों में हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 1 to 5 बहुत बड़ा नंबर आएगा। 9 to 13 4 + 1, यहाँ पे 9th और 10th मंथ में क्या होगा, टेस्टिंग, तो 75,000 पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करा था। और उसके बाद में 331, ठीक है, तो 3 + 3 6 7 इंटू आपके पास में आ चुका है 10, 75 + 10 कितना हो गया, 145,000, ठीक है, बाद में देखते हैं। 11 to 15, अब नेचुरली आपका इंस्टिंक्ट आना चाहिए कि सर यहाँ पे सबसे कम सबसे छोटे नंबर्स हैं। भाई आप नंबर ऑफ मैन मंथ कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम नंबर आएगा। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा कहाँ चल रहा है, मेंटेनेंस में चल रहा है, तो सबसे छोटा नंबर ऊपर वाली टेबल में भी यहीं पर है 10,000, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर होगी, मिनिमम या ऐसा बोल दीजिए लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कहाँ पर होगी, इट विल बी इन द third option, that is 11 to 15, right? So this was all about your quantitative technique section, ठीक है। अच्छा, अब now coming to the sum up of this whole thing, set पहले चूज करा करो कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं, ऐसा नहीं कि जो पहले है वही पहले अटेम्प्ट करोगे। दूसरी बात, देख करके परसेप्शन मत बनाया करो, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करा करो, 1-1.5 मिनट, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर आपको अटेम्प्ट करना था रिवर्स ऑर्डर में। लास्ट सेट सबसे ईजी, उससे पहले वाला जो हमने कंपैरिजन वाला सेट करा जहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेट और हाइट के अकॉर्डिंग निकालने थे, दैट वाज सपोज टू बी अटेम्प्टेड इन द सेकेंड अटेम्प्ट, यानी कि सेकेंड सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना था। फिर उससे पहले टीएसडी वाला सेट थर्ड, और फाइनली पाई चार्ट वाला सेट, या आप पहले पाई चार्ट और फिर टीएसडी कर सकते थे, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, क्योंकि दोनों के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल टाइम लगना था। वहाँ 5 मिनट में 5 क्वेश्चन होते, दूसरे वाले के अंदर 3 मिनट में 3 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। लास्ट वाले 3 क्वेश्चन 2 मिनट में किए जा सकते थे, सॉरी लास्ट वाले 4 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में किए जा सकते थे। एंड उससे पहले जो हमारे पास में कंपेरिजन वाला सेट आया था वो भी हम 2 to 3 मिनट्स के अंदर कर सकते थे। अब इस पूरी चीज़ को अगर आप सम अप करोगे तो यू विल रियलाइज कि एक अच्छा स्टूडेंट जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है वो इस पेपर के अंदर 14 to 15 मिनट्स देख करके या 13 to 14 मिनट्स देख करके इजीली 13 to 15 क्वेश्चंस आंसर कर सकता है, राइट। सो दैट्स इट पीपल, थैंक यू सो मच।